हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटीज को किस तरीके से पढ़ा जाए, हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। इसके पहले भी एनसीईआरटी पे एक वीडियो इसी प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे हम अपलोड किए हैं, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि हमारे लिए एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एनसीईआरटीज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखो, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनसीईआरटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन एनसीईआरटीज को किस तरीके से पढ़ा जाए। आफ्टर ऑल, एनसीईआरटीज को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ एकेडमिक्स के लिए बल्कि कॉम्पिटिशंस के लिए भी, चाहे वो आईआईटी जेईई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो। तो चलिए समझते हैं कि एनसीईआरटीज को किस तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बात, इसको अपने दिमाग में सब लोग रख लेना, एनसीईआरटीज आर रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज। मतलब एनसीईआरटी जो होती है ना, ये होती है ज्ञान की खान। मतलब इसमें नॉलेज काफी ज्यादा छिपा होता है। आपको क्या करना है, आपको उन नॉलेज को, उन इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद अपने इस माइंड में आपको बैठाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फैक्चुअल और दूसरा होता है कंसेप्चुअल। मतलब एक तरफ कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो एक तरफ तो आपको फैक्ट्स मिलेंगे। फैक्ट्स जैसे कि यूरिया हो गया तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सो आपको पता है कि NH2CO NH2, तो ये तो आपको याद करना है ना, इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं, उसका फॉर्मूला है तो है। इसी तरीके से अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ तो ये भी क्या है, ये भी फैक्चुअल पार्ट है। सो कहने का मतलब है कि कोई भी चैप्टर होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा फैक्चुअल पार्ट जिसकी हम लोगों ने बात कर ली, और दूसरा होता है कंसेप्चुअल पार्ट। कंसेप्चुअल पार्ट मतलब जहां पे कंसेप्ट्स छुपे होते हैं। सो एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट पे स्ट्रांग होना है। एक कंसेप्चुअल पार्ट, जो भी कंसेप्ट आपको चैप्टर में दिए हुए हैं उन कंसेप्ट्स को आपको समझना है, और दूसरा होता है फैक्चुअल पार्ट। कंसेप्चुअल पार्ट्स को तो हमको समझने की जरूरत है, लेकिन फैक्चुअल पार्ट में क्या करना है कि रट्टा मारो जिंदाबाद। रट्टा मारो जिंदाबाद मतलब बेटा रट लो और रटने के बाद आगे बढ़ो। तो फैक्ट्स के लिए तो आपको क्या करना है कि आपको चीजों को रटना है। अब सवाल उठता है कि हम रटेंगे कैसे। तो कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक होती है निमोनिक्स को बनाना। सो आप अपने निमोनिक्स को बनाइए। निमोनिक्स को बनाना मतलब कैसे, जैसे मैं आपको एक निमोनिक्स बता रहा हूं, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एलिस हैज नॉट कम टू द पार्टी। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आप पाएंगे 7 कंट्रीज, जैसे पनामा पाएंगे, निकारागुआ पाएंगे। तो ये सब वहां पे इस टाइप की आप वहां पे 7 कंट्रीज पाते हैं। तो उन 7 कंट्रीज का नाम इसमें छुपा हुआ है, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एलिस हैज नॉट कम टू द पार्टी। हैज में H है, होंडुरस है, उसके बाद पार्टी में P है, तो आपको पता है कि पनामा है। तो इस तरीके से आप अपने निमोनिक्स बनाइए। सो फैक्ट्स को रटने के लिए आपको क्या करना है, निमोनिक्स को बनाना है, और कंसेप्ट्स आपको समझने हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे किया जाए इस चीज को। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के पहले आप अपने साथ एक कॉपी लेके बैठिए। अब कोई भी एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसको आपकी कम से कम 3 to 4 रीडिंग्स करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 to 4 रीडिंग्स, 3 से 4 बार आपको एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को पढ़ना है। अब पढ़ते टाइम आपको क्या करना है कि अपने साथ एक कॉपी पेन भी लेके बैठना है। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको उसमें कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है कि वो जो फैक्ट्स वहां पे मिले, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ वो फैक्ट मिला, तो कब हुआ हमको पता है कि 1789 में हुआ, तो वो आप कॉपी में लिख लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। तो इस तरीके के जितने भी फैक्ट्स आपको फर्स्ट रीडिंग में मिल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फर्स्ट रीडिंग में जितने भी फैक्ट्स मिल रहे हैं वो आपकी कॉपी में होने चाहिए, और सेकंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वो फैक्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए। उन फैक्ट्स को आप रट डालिए, मतलब रट्टा मारो जिंदाबाद। सो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा कि आपका जो फैक्ट्स होगा वो खत्म हो जाएगा। अब रीडिंग कैसे करते हैं इसको भी हम आपको बता देते हैं। एक बार में आपको पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक बार में आप पूरे चैप्टर को नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि चैप्टर तो लेंदी होता है और आपके लिए सब चीजें नई हैं। तो आपको एक बार में सिर्फ एक टॉपिक या दो टॉपिक को ही पढ़ना है। तो फर्स्ट रीडिंग में एक टॉपिक या दो टॉपिक को आप पढ़ेंगे, वहां पे जो भी फैक्ट्स मिले आप उसको एक कॉपी में लिख डालिए, और सेकंड रीडिंग के पहले उन फैक्ट्स को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। कोई निमोनिक्स बना के या कोई भी ट्रिक लगा के, कोई भी देसी जुगाड़ लगा के आप उन फैक्ट्स को क्या करिए, रट डालिए। अब जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो आप कंसेप्ट्स पे फोकस करिए और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। तो सेकंड रीडिंग में आप कंसेप्ट्स को समझेंगे, उन कंसेप्ट्स को आप अपनी कॉपी में थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे, एक लंबे फॉर्म में, एक लंबे तरीके में उनको आप अपने कॉपीज में लिखेंगे। फिर आएगी थर्ड रीडिंग। जब आप थर्ड रीडिंग करोगे ना तो 50% चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी। 50%, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 50% चीजें थर्ड रीडिंग के पहले आपके माइंड में ऑलरेडी हो चुकी होगी, वो बैठ चुकी होगी। आप चीजों को या तो रट चुके होंगे या तो समझ चुके होंगे। तो जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो आपके लिए एनसीईआरटी आसान हो जाएगी। तो थर्ड रीडिंग करना है, फिर फोर्थ रीडिंग करना है। थर्ड रीडिंग में आपको कुछ नहीं लिखना है, अब आपको करना है फोर्थ रीडिंग, और फोर्थ रीडिंग में आपको चीजों को, जो भी कंसेप्ट्स को आपने सीखा है उसको आपको सिंगल लाइन में अपने नोटबुक या अपने रजिस्टर में, या अगर पॉसिबल हो तो उसी एनसीईआरटी में ही आपको अंडरलाइन कर देना है या कहीं कॉर्नर में आपको लिख देना है। तो फोर्थ रीडिंग जब आपकी कंप्लीट होगी तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरा चैप्टर बैठ जाएगा। तो ये तो हो गया चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा। टोटल 4 रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग में हमको सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना है। फर्स्ट रीडिंग खत्म हो तो आपके फैक्ट्स पूरे हो जाएं। सेकंड रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान से पूरे चैप्टर को पढ़ना है, तोड़ तोड़ के, मतलब कई सारे पार्ट्स में। थर्ड रीडिंग में हमने आपको बताया कि आपको थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिखना हो। जब फोर्थ रीडिंग आप करेंगे ना तो आप पाएंगे कि यार 80-90% चीजें तो आपके दिमाग में है ही है, तो आपको बहुत कम चीजें लिखना पड़ेगा और बहुत ही कम पॉइंट्स में आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। और एक चीज और, चैप्टर आप कोई भी पढ़ेंगे तो पढ़ने के पहले चैप्टर से आप बिल्कुल अनजान होते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आप चैप्टर का जो ओवरव्यू दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, आप उस ओवरव्यू को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप उस ओवरव्यू को पढ़ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कितनी बार रीडिंग करनी है, किस तरीके से रीडिंग करनी है, यह मैंने बता दिया। नोट्स कैसे बनानी है यह भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो चैप्टर के अंदर आपको मिलते हैं डायग्राम्स, आपको मिलते हैं फिगर्स। तो फिगर्स तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बात करते हैं डायग्राम्स की। उन डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करना है, इसके साथ साथ उन डायग्राम्स को आपको समझना भी है। सो डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस भी करना है, प्लस उन डायग्राम्स को आपको समझना भी है। तो यह हो गया दूसरा तरीका कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। याद रखना कि एनसीईआरटी में कुछ भी छोड़ना नहीं है, और इस वीडियो में मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आपका चैप्टर तो कंप्लीट होगा ही और आपका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आपको डायग्राम्स और फिगर्स को समझना है, और डायग्राम्स को स्पेशली आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं ना कहीं जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे उन डायग्राम्स को 2 to 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद उस डायग्राम को आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, स्पेशली जब आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ते हैं या मैथ की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको कई सारी एक्टिविटीज मिलती हैं। सो उन एक्टिविटीज को भी आपको समझना है, उन एक्टिविटीज को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्टिविटीज के थ्रू एनसीईआरटी क्या करती है कि आपको कई सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार कि ये एक्टिविटी किस काम का है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन उस एक्टिविटी में से पूछ लिया गया,
तो आप कहते हो कि यार ये तो सिलेबस के बाहर चला गया। तो यहां पे याद रखना कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपने बुक किस तरीके से पढ़ी है। तो फर्स्ट चीज हमारी फोर रीडिंग, सेकंड चीज डायग्राम्स फिगर्स को हमको स्टडी करना है, थर्ड चीज जो एक्टिविटीज दी होती हैं उनको भी हमको पढ़ना जरूरी है, उनको भी हमको समझना जरूरी है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो आप लोग देखते होंगे कि बूझो और पहेली का बड़ा यूज करती है एनसीईआरटी। अब सवाल उठता है कि ये बूझो और पहेली है क्या? बूझो मतलब होता है अंडरस्टैंड, मतलब समझना। पहेली मीन्स होता है पजल। तो बूझो एंड पहेली के मदद से एनसीईआरटी क्या करता है कि वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के कंसेप्ट्स को क्लियर करने में मदद करता है। तो उन बूझो एंड पहेली को आप पढ़िए। तो वहां पे बूझो और पहेली को पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? आपको एक पजल मिलेगी और उस पजल के थ्रू आपको कोई चीज एनसीईआरटी एक्सप्लेन करेगी। और कभी कभी डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछ लिए जाते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं टीचिंग करीब 7 to 8 ईयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग भी क्या करते हैं कि सीबीएसई पेपर बनाती है, उन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, उसके साथ ही हम लोग खुद पेपर भी सेट करते हैं। तो हम लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेपर को सेट करते हैं। तो मैं अपने साइड से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो मेरा एनालिसिस है सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स का, जो मेरा खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर सेट करता है, वो क्वेश्चंस को कहां कहां से पिकअप करता है। तो वो सब चीजें मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। तो यहां पे आपको बूझो एंड पहेली को भी नहीं छोड़ना है। ये मत सोचना कि यार ये तो ऐसे ही तो ड्रामेबाजी कर रखी है एनसीईआरटी ने, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा आप करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इसके बाद आते हैं फिफ्थ चीज पे। तो एनसीईआरटी में आपको दिया रहता है फाइंड आउट करना, बॉक्स में दिया रहेगा, या फिर कहीं पे कलर्ड बॉक्सेस दिए रहेंगे, या कहीं पे दिया रहता है डिड यू नो। तो डिड यू नो हो गया, तो वहां पे क्या है कि क्या आपको पता है, तो आपको उस चीज को पढ़ना है, उस चीज को समझना है। कलर्ड बॉक्सेस में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको समझना है। उसके बाद फाइंड आउट करके जो दिया रहता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी के क्लास 9 के चैप्टर 1 की, तो वहां पे फाइंड आउट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब एनसीईआरटी ने क्यों दिया? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चैप्टर ही बताता है कि इस पूरे चैप्टर में आपको इंडिया, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो वहां पे जब आप इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया का सबसे छोटा स्टेट और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, एक अलग लेवल पे चली जाती है। सो फाइंड आउट हो गया, कलर्ड बॉक्सेस हो गया, या डिड यू नो हो गया, इन चीजों को आपको जरूर पढ़ना, इसको स्किप नहीं करना है। याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, और पढ़े जाने का मतलब है कि इस तरीके से पढ़ा जाए कि कहीं भी कोई भी चीज छूटे ना, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। सो फाइंड आउट, कलर्ड बॉक्सेस एंड डिड यू नो, इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। क्योंकि देखो एक चीज और है, आप 8th 9th 10th में जो एनसीईआरटी पढ़ते हो उसी को थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाता है, और आप वही चीज 11th 12th में पढ़ते हो। तो अगर आप एक्टिविटी पढ़ोगे, जो आप फाइंड आउट पढ़ोगे, जो आप डिड यू नो पढ़ोगे, जो आप कलर्ड बॉक्सेस पढ़ोगे, वही चीजें आपको आगे चल के 11th एंड 12th क्लास में मिलेगी। सो अगर आप 8th 9th 10th में ही मेहनत करे रहोगे अच्छे से, तो 11th 12th आपके लिए इजी हो जाता है। तो इन चीजों का ये इंपॉर्टेंस भी होता है। इसके साथ एनसीईआरटीज में दिए रहते हैं कार्टून्स। जब आप स्पेशली जब आप हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और सिविक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो वहां पे कई सारे कार्टून्स को दिया गया रहता है। अब एनसीईआरटी कार्टून्स को क्यों लगाती है? तो इसका मतलब यह नहीं कि एनसीईआरटी कार्टून्स को लगा के कोई ड्रामेबाजी करना चाहती है, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी उन कार्टून्स के थ्रू भी आपको चीजों को समझाती है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो कार्टून है, हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में कार्टून्स को बहुत देखा है, यहां हमको देखने की क्या जरूरत है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो कार्टून आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझाते हैं। तो सिविक्स और हिस्ट्री में जो भी कार्टून्स दिए गए हो, जो भी फिगर्स दिए गए हो, उनको समझो,
उनका मतलब क्या है, और कहीं ना कहीं वो जो कार्टून्स होते हैं वो आपके उसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं जिस चैप्टर की आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो कार्टून्स को बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं साइंस में और मैथ में। यहां पे स्पेशली हम साइंस और मैथ की बात कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पता है ना कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है, एक्सरसाइज कम पूछेगा लेकिन एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछेगा। तो उन एग्जाम्पल्स को, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मैथ की कोई प्रॉब्लम हो, उन एग्जाम्पल्स को आपको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि उस एक एग्जाम्पल पे करीब 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और उस एक एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 5 टाइप्स के क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो एग्जाम्पल्स को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए। सो एग्जाम्पल्स हमको नहीं छोड़ना है, ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। आपने क्या किया कि आपने एनसीईआरटी की 4 रीडिंग की, उसमें जो भी फाइंड आउट करने को बॉक्सेस में दिया गया, जो भी डिड यू नो दिया गया था उसको आपने पढ़ लिया, आपने फैक्ट्स को पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट्स को समझ लिया, आपने एग्जाम्पल्स को लगा लिया, आपने कार्टून्स को पढ़ लिया। अब आएंगे किस पे? अब आएंगे हम एक्सरसाइजेस पे। अब उन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप देखिए, आप उनके आंसर्स को अपने खुद के शब्दों में लिखिए। तो एक्सरसाइजेस भी आपको सॉल्व करनी है, उन एक्सरसाइजेस को आपको छोड़ना नहीं है। अब यार देखो, एक्सरसाइज तो सब सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स सब सॉल्व करते हैं लगभग। अब एक काम बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मोस्टली मेरे ख्याल से 90% बच्चे नहीं करते हैं। सो लास्ट काम क्या है? जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप हर एक टॉपिक में से अपने खुद के क्वेश्चंस को बनाइए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप वहां से अपने खुद के क्वेश्चंस को बनाओगे। सो लास्ट काम आपका क्या है? मेक योर ओन क्वेश्चंस। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, सीबीएसई एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चंस नहीं पूछता। वो आपको कहीं भी ये नहीं कहा है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स ही पूछूंगा, वो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन को पूछ सकता है। सो जब आप अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएंगे, उन खुद के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर जो एग्जामिनर है जिसने हमारा पेपर सेट किया है वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। और ऐसा करने से आप जो पेपर सेट करते हैं उसके माइंड को आप पकड़ते हैं, उसके माइंड तक आप पहुंचते हैं। तो जब आप अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे, अपने खुद के क्वेश्चंस को बनाएंगे, उन क्वेश्चंस का अपने वर्ड्स में आंसर देंगे, तो यहां पे आके आपका जो पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और इतना करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरे चैप्टर में से अगर कुछ पूछा जाएगा तो चैप्टर के बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो ये कुछ सजेशंस थी, ये मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस ने बताया, जो मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक किया उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने यहां पे आपके साथ शेयर किया। सो इस वीडियो को आप लोग, मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो पहली बार इस YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे हम लोग डेली शाम को सोशल साइंस की लाइव क्लास चलाते हैं जिसकी टाइमिंग है 6:30 to 7:15 PM, एंड मैथ की लाइव क्लास भी डेली इवनिंग में चलाई जाती है जिसकी टाइमिंग है 7:30 to 8:30 PM। सो इस टाइम पे आप कनेक्ट होकर मैथ क्लास का फायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अगर इसमें कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जरूर पूछना। ओके फ्रेंड? हाय एवरीवन, तो कैसे हो यार आप सब, क्या हाल चाल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि आजकल तुम घर में बैठे हुए हो, ना ट्यूशन टीचर अंदर आ रहा है, ना तुम बाहर जा रहे हो पढ़ने, तो अगर आपको पढ़ाई के टाइम कोई डाउट होता है, कहीं आप फंस जाते हो तो क्या करोगे भाई? इरिटेशन होने लगती है, मन करता है छोड़ दूं, पढ़ाई ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी इरिटेशन को ना खत्म करने के लिए मैं आ चुका हूं आपके साथ फिलो एप्लीकेशन को लेकर। क्या है ये? देखो भैया, फिलो एप्लीकेशन आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप क्वालिफाइड टीचर से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ
कॉस्ट। आपको कोई भी डाउट होता है, फिलो एप्लीकेशन ओपन करो। कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रोसीड पर क्लिक करो, अपना नंबर डाल दो, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। जैसे मेरा मोबाइल नंबर ये है तो मैंने डाल दिया। अब इस मोबाइल नंबर पर जाएगी ओटीपी गई, ओटीपी मैंने यहां पर एंटर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब आपके सामने ओपन हो गया फिलो एप्लीकेशन का होम पेज। अब इस एप्लीकेशन पर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th के किसी भी मैथ और साइंस के क्वेश्चन को पूछ सकते हो और ऑन द स्पॉट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप आईआईटी, जेईई, नीट, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हो। कितना इजी है ना। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के दिखाता हूं। देखो भैया, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम फोटो ले लो, अपने क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लो और यहां से ये देखो ये कैमरा ओपन हो गया, फोटो क्लिक कर लो और क्वेश्चन को अपलोड कर दो। या सेकंड, आप यहां पर अपने क्वेश्चन को टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया साइंस का कि व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये मेरा साइंस का क्वेश्चन है एंड क्लास 10th का है। अब देखो, मैंने यहां पर क्लिक किया। अब ये मुझे बताना है कि कौन से सब्जेक्ट का है। ये बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में ये हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ये प्लांट साइकोलॉजी का है। अब जैसे ही मैं गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करूंगा ना, एक क्वालिफाइड टीचर मुझसे कनेक्ट हो जाएगा और 30 मिनट तक मुझे फ्री में मेरे डाउट क्लियर करेगा। देखो, कॉल जाएगी, 60 सेकंड के अंदर वो टीचर मेरे कॉल को उठा लेगा और मुझे आंसर भी करेगा मेरे क्वेश्चन को। देखते हैं। देखा आपने, वान्या ये आई थिंक कि आईआईटी कानपुर से थी, इन्होंने मेरे कॉल को पिक किया। वैसे मुझे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था तो मैंने पूरी तरीके से पूछा नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन है तो आप आराम से जो भी टीचर आपके लिए आता है उनसे 30 मिनट्स तक बातें कर सकते हो और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। फिलो एप्लीकेशन आपके लिए 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। इवन आप 2 बजे रात को भी कॉल करते हो तो टीचर आपके लिए अवेलेबल है और आपके डाउट को सॉल्व कर देगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिलो एप्लीकेशन आपके लिए हर टाइम, हर समय अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाके डाउनलोड करो और अपने डाउट्स को सॉल्व करो।